नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं विक्रम और बैताल की कहानियां। आज आप सुनिए कहानी डाकू उग्रशील की। दृढ़ व्रती विक्रमार्क पेड़ के पास लौट आए। पेड़ पर से शव उतारकर कंधे पर डालकर श्मशान की ओर चलने लगे। तब उस शव में वास करने वाले बैताल ने कहा, राजन, साधारणतया मनुष्य अपनी आजीविका और उन्नति के लिए श्रम करता है। मेरे मन में इस बात का संदेह हो रहा है कि इस आधी रात के समय आप जो मेहनत कर रहे हैं वो निश्चय ही उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं है। पर कुछ राजा टेढ़ी बुद्धि वाले होते हैं। उनके मन में जिस पल में जो सूझता है उसी को वे उत्तम पद्धति मानते हैं, लेकिन वो पद्धति राजा को मुसीबतों में फंसा सकती है। इसके उदाहरण के रूप में मैं आपको उग्रशील नाम के डाकू की कहानी सुनाता हूं। तो इस श्रम को भुलाने के लिए इस कहानी को सुनिए। बैताल कहानी सुनाने लगा। मणिकर्णिका नामक देश पर राजा सत्येंद्र राज्य करते थे। उस देश के जंगल के पहाड़ों में उग्रशील नामक एक डाकू रहता था। वो अपने अनुचरों के साथ वहां की गुफाओं में गुप्त जीवन बिताया करता था। वे लोग न केवल राहगीरों को लूटते थे बल्कि सुदूर गांवों पर भी आक्रमण करके वहां के घरों को लूट लेते थे और अपने गुप्त केंद्रों में लौट आते थे। वे लोग लूटने के लिए जाते समय नकाब पहन लेते थे। इस कारण से लोग उग्रशील को लुटेरों के नेता के रूप में तो जरूर जानते थे, लेकिन किसी ने भी उसकी शक्ल सूरत देखी नहीं थी। उग्रशील की पत्नी अपने पति की लूट खसोट और चोरी और डाकों से घृणा करती थी। वो चाहती थी कि उसका पति औरों की तरह एक नेक इंसान बने। जिस तरह वो उसके चोरी डकैती से घृणा करती है, उसी तरह अनेक लोग उसका नाम सुनते ही घृणा और ग्लानि से भर जाते होंगे। वो उसके इन कर्मों से घृणा करती थी, वो केवल समझा सकती थी। शेष तो उग्रशील के ऊपर निर्भर करता था कि वो क्या निर्णय लेगा। उसने कई बार अपने पति को समझाया कि हम लोग इस गुप्त जीवन से निकलकर सामान्य प्रजा की तरह अपने दिन बिताएंगे, लेकिन इसके उत्तर में उग्रशील हंसकर कहा करता था, अब इस जीवन में डाकू के रूप में ही जीना संभव है, किसी अन्य प्रकार से नहीं। उग्रशील के विवाह के 25 वर्ष के बाद उसके यहां एक पुत्र हुआ। पुत्र जन्म के साथ उसके मन में अपार वात्सल्य और प्रेम उमड़ा। वो अपने बेटे को प्राणों से अधिक मानता था। कभी कभी वो दूर दूर के गांव को लूटने के लिए चला जाता तो उसके घर लौटने में 4-5 दिन लग जाते थे। उस अवस्था में उग्रशील उदास और अन्यमनस्क दिखाई देता था। उसके भीतर पहले जैसी क्रूरता और जोश आवेश नजर नहीं आते थे। डाकू जिन घरों को लूटते उन घरों में यदि उसे बच्चे दिखाई देते तो उनको गोद में लेकर चूम लेता था, प्यार करता था, पुचकारता था। उसका ये व्यवहार उसके अनुचरों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसके अनुचर उग्रशील को कभी कभी समझाया करते थे, इस प्रकार हम प्यार पुचकारों में डूब जाते हैं तो किसी न किसी दिन हम राजभटों के हाथों में बंदी बन जाएंगे। क्या तुम्हारे ही घर में बच्चे हैं, हमारे घरों में नहीं है? चोर डाकुओं के अंदर यह प्रवृत्ति अत्यंत घातक होती है। अपने मन पर पत्थर रखना पड़ता है। जब वापस लौटते हो तब तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल ही जाता है, फिर ऐसे पराये बच्चों से मोह क्यों? उग्रशील प्रयत्न करने के बाद भी अपने इस आदत को बदल नहीं सका। एक बार उसका दल एक ऐसे सुदूर गांव को चल पड़ा जैसे उन लोगों ने पहले कभी लूटा नहीं था। वहां तक घोड़ों पर यात्रा करके पहुंचने में 4 दिन लगते थे। वे लोग रातों में यात्रा करते और दिन के समय पेड़ों की छाया में विश्राम करते थे। एक दिन दोपहर के समय उग्रशील एक बरगद की छाया में सो रहा था। उसने नींद में एक सपना देखा। उसके सपने में राजभट उसका पीछा कर रहे थे। उस अवस्था में उग्रशील का घोड़ा एक पेड़ की ठूंठ से ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा। उग्रशील भी घोड़े के साथ गिर पड़ा।
फिर उठकर तेजी के साथ भागने लगा। लेकिन एक घोड़े पर उसका पीछा करने वाले राजभट ने निशाना लगाकर उस पर भाला फेंका। भाला उग्रशील की पीठ में धंस गया। वह पीड़ा के मारे औंधे मुंह गिर पड़ा। उस समय उसे एक 3 महीने का लड़का और उसकी पत्नी एक पहाड़ी चोटी से घाटी में गिरते हुए दिखाई दिए। उग्रशील उस दृश्य को देखकर चीख उठा और सर से पांव तक कांप उठा। उसके मन में यह डर समा गया कि उसने जो सपना देखा वो भविष्य में सच होने वाला है। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी न कभी पकड़ा जाएगा। ऐसी अवस्था में उसकी पत्नी और बच्चे का क्या होगा? उग्रशील ने इस प्रकार विचार किया। फिर थोड़ी दूर पर सोने वाले अपने 10 अनुचरों को जगाकर उनसे बोला कि चलो हम लोग अब यहां से अपने घर वापस चले जाएंगे। उग्रशील के मुंह से यह सुनकर उसके अनुचर चकित रह गए। फिर उन्होंने पूछा, यह कैसी बात है? आज तक हम लोग बिना लूटे घर वापस नहीं लौटे हैं। उग्रशील का चेहरा लाल हो उठा। उसने म्यान से तलवार खींचते हुए गरज कर कहा, मैं तुम लोगों का सरदार हूं, यह मेरा आदेश है। इस पर अनिच्छापूर्वक सभी डाकू अंधेरा फैलने से पूर्व अपने निवासों को लौट आए। ये देखकर उनकी पत्नियां और बच्चे आश्चर्य में आ गए। अपने पतियों के हाथ खाली देखकर वे कुछ कुछ प्रश्न पूछने लगे, मगर डाकुओं ने उन प्रश्नों को टाल दिया। इसके बाद उग्रशील ने सब अनुचरों को एक स्थान पर इकट्ठा करके समझाया, हम लोग मनुष्य होकर भी खूंखार जानवरों की तरह जीवन बिता रहे हैं। हमारी संतान को इसी प्रकार का जीवन प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए सवेरा होते ही हम लोग राजधानी पहुंचकर राजभटों के हाथों में समर्पण कर देंगे। हमें भले ही अपने अपराधों के लिए सजा मिले, पर हमारे परिवारों को स्वेच्छापूर्वक जीने का अवसर तो मिलेगा। इस प्रस्ताव का अन्य लोगों ने विरोध किया। साथ ही उग्रशील ने साफ कह दिया, हम लोगों ने आज तक जो भयंकर अपराध किए हैं उनके आधार पर राजा हमें कठिन दंड देंगे। इसलिए हम जंगल को छोड़कर आपके साथ नहीं जाएंगे। तब तुम लोगों की जो इच्छा है सो करो। मैं अपने आप को राजभटों के हाथों में सौंप दूंगा। तुम लोग जल्दबाजी में ना आकर शांति के साथ सोच लो और कल सुबह तक अपना फैसला मुझे सुना दो। अपने पति के अंदर यह परिवर्तन देखकर उग्रशील की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उग्रशील के प्रस्ताव का उसके अनुचरों ने विरोध किया। इस पर उसे बड़ा क्रोध आया। उस दिन रात को वो शांतिपूर्वक सो नहीं पाया। रात के तीसरे पहर में वो घर से बाहर निकला। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। वो विचारों में लीन था और निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसके अनुचरों को उसका प्रस्ताव ठीक नहीं लगा। तो क्या उन सबसे उसी को अलग होना पड़ेगा? क्या ऐसा संभव हो सकेगा? वो एक पेड़ के नीचे अंधेरे में जा खड़ा हुआ। थोड़ी दूर पर अंधेरे में उसके 2 अनुचर वार्तालाप कर रहे थे। उनकी बातचीत को उग्रशील ने ध्यान से सुना। एक अनुचर कह रहा था, एक पुत्र के पैदा होने के बाद उग्रशील के अंदर भारी परिवर्तन आ गया है। राजभटों के हाथों में वो अपने आप को समर्पित करेगा तो उसके नाना प्रकार से सताकर राजभट हम लोगों का रहस्य जान लेंगे। इसलिए उग्रशील के नींद से जागने से पहले ही उसके सारे परिवार को समाप्त कर डालो। मैं तुम्हारे विचार का समर्थन करता हूं। हम अपना यह निर्णय साथियों को सुनाकर उनकी भी सहायता लेंगे, दूसरे अनुचर ने कहा। इस वार्तालाप को सुनकर उग्रशील ने समझ लिया कि उसके तथा उसके परिवार के लिए खतरा पैदा होने वाला है। फिर क्या था? वो उसी समय अपनी पत्नी और बच्चों को जगाकर थोड़ा बहुत धन, कपड़े और सामान घोड़े पर लादकर राजधानी के लिए निकल पड़ा। 2 दिन बाद उग्रशील सूर्यास्त के समय तक राजधानी के समीप पहुंचा। उसने एक स्थान पर अपने घोड़े को रोक दिया, अपनी पत्नी और बच्चे को साथ लेकर पैदल चलकर राजधानी में पहुंचा। कई वर्षों तक जंगल का जीवन बिताने वाली उग्रशील की पत्नी को लोगों की भीड़ के बीच चलना कुछ मुश्किल लग रहा था। उस दिन रात को वे लोग सराय में ठहर गए। आधी रात के समय उग्रशील अपनी पत्नी से बोला, मैं सवेरा होते ही राजभटों के हाथों में आत्मसमर्पण करूंगा। यह बात सुनकर उग्रशील की पत्नी घबरा गई और बोली, हम लोगों को इस जनसमुद्र में छोड़कर तुम कारागार में जा बैठोगे तो हमारा क्या होगा? चाहो तो हम दोनों को जहर पिलाकर तब यहां से चले जाओ। अब उग्रशील के सामने एक जटिल समस्या पैदा हो गई। वो अपने साथ जो धन लाया था उस पूंजी से वो नगर में कोई व्यापार करके
आनंद से अपने दिन बिता सकता था। लेकिन वो डाकू उग्रशील था। ये बात आखिर कितने दिनों तक गुप्त रह सकती थी? कभी न कभी ये रहस्य खुल जाएगा। जब ये रहस्य खुलेगा तब उस समय राजा उसको इससे भी भयंकर दंड देगा। ऐसा ना होकर सीधे वो राजा के सामने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर देगा तो हल्की सजा मिल सकती है। और यही विचार उसे उचित प्रतीत हुआ। उग्रशील वो यूं विचार कर अपनी पत्नी और बच्चे को गहरी नींद में छोड़कर सराय से निकल पड़ा। वो एक कुशल डाकू था, इसलिए राजभटों की आंखों में धूल झोंककर राजा के कमरे में प्रवेश करने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन वो ज्यों ही राजा के पलंग तक पहुंचा त्यों ही उसका पैर एक थाली से टकरा गया। थाली के गिरने की आवाज सुनकर राजभट चोर चोर चिल्लाते हुए राजा के कमरे तक दौड़ाए और उग्रशील को पकड़ लिया। राजा भी वो आवाज सुनकर नींद से जागकर चारपाई पर उठ बैठे। उग्रशील घबरा गया और वो चिल्लाने लगा कि वो चोरी करने के लिए राजमहल में नहीं घुसा था। राजा सत्येंद्र ने सिपाहियों को आदेश दिया, तुम लोग उसकी तलाशी ले लो, उसके पास न मालूम क्या क्या हथियार होंगे। सिपाहियों ने उग्रशील की तलाशी ली, परंतु उसके पास से कोई भी हथियार नहीं मिला। इसको कहीं पर छोड़कर तुम लोग चले जाओ, राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी। सिपाहियों के चले जाने के बाद राजा ने उग्रशील से पूछा, यदि तुम चोरी करने नहीं आए तो किस लिए आए? तुम छिप कर क्यों आए? इसका क्या उद्देश्य है? उग्रशील ने सर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैंने जो अपराध किए हैं उनकी सजा पाने के लिए आया हूं। यदि मैं राजभटों के हाथों में आत्मसमर्पण करूंगा तो खुलेआम मेरी सुनवाई होगी। ऐसी अवस्था में मेरी पत्नी और पुत्र को सबके सामने अपमानित होना पड़ेगा। यह उत्तर देकर उग्रशील ने राजा को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, संतुष्ट होकर सर हिलाया, फिर बगल के कमरे से एक थैली लेकर आए और बोले, उग्रशील, इस थैली में 100 सोने के सिक्के हैं। तुम्हें अगले साल ठीक इसी दिन मुझे 200 सिक्के लाकर देने होंगे, पर ध्यान रखो तुम्हारी वो कमाई मेहनत की हो। यह कहकर राजा ने उग्रशील के हाथ में थैली रख दी। इसके बाद उन्होंने ताली बजाकर सिपाहियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, तुम लोग इसको आदर के साथ ले जाकर राजपथ पर छोड़ दो। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। बेताल ने यह कहानी सुनाकर राजा से पूछा, राजन, डाकू उग्रशील जब राजा सत्येंद्र के हाथ में आया तब राजा ने उसे दंड न देकर उल्टे 100 सोने के सिक्के देकर भेज दिया। क्या यह उसकी वक्र बुद्धि का परिचायक नहीं है? इस बात का क्या प्रमाण है कि उग्रशील भविष्य में चोरी और लूटमार नहीं करेगा? राजा के यहां तो अनेक राजभट और पहरेदार होते हैं, इसलिए वे चोर और डाकुओं से मुक्त रह सकते हैं। राजा उसे अपने यहां नौकर रख सकता था। ऐसा न करके उन्होंने उग्रशील के लिए कार्य आसान क्यों कर दिया? लेकिन साधारण नागरिकों की बात क्या होगी? एक बात और भी है, हम ये भी मान लें कि उग्रशील के अंदर परिवर्तन आया है, पर जंगल में वास करने वाले उसके दल का क्या होगा? इन सब बातों पर विचार करने से ऐसा मालूम होता है कि राजा ने तत्काल जो मन में आया वही निर्णय लिया। इस संदेह का समाधान अगर तुम जानते हुए भी नहीं दोगे तो तुम्हारा सर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा सत्येंद्र ने डाकू उग्रशील को दंड नहीं देकर उसे मुक्त करके बड़ी विद्वता का परिचय दिया है। वास्तव में दंड देने का उद्देश्य अपराधी को अपनी गलती महसूस कराना और उसके भीतर परिवर्तन लाना है। उसे धन देकर वे उसे मेहनत और बल से नौकरी करने के लिए चुनौती दे रहे थे, उसे शारीरिक दृष्टि से सताना नहीं है। उग्रशील अपने अनुचरों के परामर्श का तिरस्कार करके अपने किए हुए अपराधों के लिए दंड भोगने ही राजधानी में आया था। यह इस बात का प्रमाण है कि वो भविष्य में न चोरी करेगा और न डाका डालेगा। उसने अपना सारा वृत्तांत राजा को सुनाया, जिससे राजा को मालूम हो गया कि डाकू उग्रशील के अनुचर जंगलों में कहां पर निवास करते हैं। वे लोग कभी न कभी अवश्य जान जाएंगे कि राजा ने उनके सरदार को क्षमा करके छोड़ दिया है, इसलिए राजा धर्मात्मा है। तब वे लोग भी राजा के सम्मुख आकर उग्रशील की भांति क्षमा मांग सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो राजा अपने सैनिकों को भेजकर उन्हें बंदी बना सकते हैं। इन कारणों से हम ये मान सकते हैं कि राजा वक्र बुद्धि वाले नहीं और
वो बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में आकर अपना निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि वे अत्यंत तार्किक दृष्टि रखने वाले और विवेकशील राजा हैं। इसलिए उन्होंने उग्रशील को धन देकर राज्य से बाहर भेजने का निर्णय लिया। राजा का उत्तर सुनकर बेताल हंसने लगा। उसने कहा, तुमने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है। और इसके साथ ही बेताल शब्द के साथ फिर से अदृश्य होकर वापस पेड़ पर जा बैठा। तो ये कहानी जो है ये 1985 में चंदा मामा नाम की पत्रिका में छपी थी, 1985 के जनवरी महीने के चंदा मामा में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो किस्सा कहानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। ये आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।